हाय एवरीवन। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा जिसने हमारे समाज को बांटा हुआ है पिछले कुछ दिन से। कुछ इसके फेवर में है और कुछ इसके अगेंस्ट। पहला क्वेश्चन क्या आता है रिजर्वेशन का? जब अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए रिजर्वेशन लगाया था तो वो अब तक हटा क्यों नहीं? ना तो ये बात सच है और ना ही झूठ। उन्होंने 10 साल का रिजर्वेशन लगाया था, लेकिन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की सीट में गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और नौकरियों में ये 10 साल का नियम लागू नहीं था। और वैसे रिजर्वेशन की शुरुआत बहुत लोग मानते हैं कि 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, 1950 में जब वे आया तब से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के आज़ाद होने से पहले भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ प्रोविंसेस थे जिन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया था। सोशल रिप्रेजेंटेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये बहुत पहले शुरू हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हुआ, रिजर्वेशन को सिर्फ इक्वालिटी अगेंस्ट एक्सेप्शन नहीं माना गया, इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बना दिया गया जिससे कि लीगली रिजर्वेशन का फायदा सोशली बैकवर्ड क्लासेस को पहुंच सके। शुरुआत 1950 से हो गई थी। इन 1949 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 295A और लेटर जो 334 हो गया, उसमें प्रपोज किया था ये 10 साल का रूल। लेकिन इस 10 साल को रूल को प्रपोज किया गया था सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन के लिए इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। वंस अगेन इसमें नौकरियां और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन मेंशन्ड नहीं था। जब इंडिया का कास्ट सिस्टम होता था पहले जमाने में, तो कम्युनिटीज की प्रॉब्लम क्या थी? सोशली उनको इंटीग्रेट नहीं करा जा रहा था, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह नहीं मिल रही थी, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थे, सोशल मोबिलिटी में बैरियर्स थे और बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिससे उनकी बात सामने नहीं आ पाती थी। रिजर्वेशन जो सपोर्टर्स हैं उनका एक बेसिक आर्ग्यूमेंट होता है, फॉर्मल इक्वालिटी जो होगी वो अकेली ही रिजर्वेशन को नहीं बना सकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दो लोग रेस में भाग रहे हैं, सेम रूल्स के अंदर भागेंगे, सेम टाइम पे रेस शुरू होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन एक आदमी जो है वो उस पॉइंट से 100 मीटर दूर खड़ा हुआ है और दूसरा 70। तो यहां इक्वालिटी कैसे आई? इसीलिए रिजर्वेशन के अंदर भी ये सोचना बहुत जरूरी है कि जब स्टार्ट ही इक्वल नहीं होगा तो इक्वालिटी आएगी कहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो रिजर्वेशन है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन बोलता है कि हिस्टोरिकल जो डिसएडवांटेज रहा है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रहा है और जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही है, उसके बेसिस पे रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी था। अब ये शुरू कब हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था 1902 में कोल्हापुर के अंदर। कोल्हापुर में जो उनके शासक थे छत्रपति शाहू महाराज जी, उन्होंने पहल की थी बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देने की। उसके बाद हम आते हैं 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी उनको आगे लाने का प्लान किया गया। इसके बाद आया पूना एक्ट इन 1932। तो उस जमाने के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, एंड हिज नेम इज रामसे मैकडोनल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड बनाया जिससे जो ये बैकवर्ड कम्युनिटीज थी इनको आगे लाने का काम शुरू किया जाने लगा। और आपको पता है इसकी अपोजिशन में कौन खड़ा था? महात्मा गांधी। इस प्राइम मिनिस्टर ने फिर डिस्कशन किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ और बाकी लीडर्स के साथ और थोड़ा बहुत चेंज करके इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब हम आते हैं अंबेडकर जी की एक्चुअल पोजीशन पे। तो 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949 में ये रिजर्वेशन लाया गया जिससे SC ST को रिप्रेजेंटेशन दी गई लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स जो थे, असेंबली के मेंबर्स जो थे, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा देर तक आर्ग्यूमेंट किया, इस पे डिस्कशन चला। कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन सर्वसम्मति से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, क्या वो इसको परमानेंट बनाना चाहते थे? नहीं। 10 साल क्यों रखा गया? 10 साल इसलिए रखा गया क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर 10 साल इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया गया तो
तो ये जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाएगी तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजर्वेशन हट जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी एक दलील दी गई कि अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो इस चीज को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, और वो अब 80 साल के बाद भी लगातार एक्सटेंड होता रहा है। ओरिजिनल एक्ट था 334, जो बाद में बन गया आर्टिकल 16/4। जो आर्टिकल 16(4) है, 16th आर्टिकल का 4th पॉइंट, वो ये बोलता है कि रिजर्वेशन तो आप दे देंगे बैकवर्ड कम्युनिटीज को, लेकिन उसमें ये जो 10 ईयर का क्लॉज है ना, ये नहीं लगेगा, और इसकी वजह से ये 80 साल तक चल रहा है। रिजर्वेशन इन सीट शुड हैव एंडेड इन 1960, 10 साल के लिए था। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1960 में ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। ये एक्सटेंड होता रहा, एक्सटेंड होता रहा, आज तक अभी भी ये लागू है। इसमें चेंजेस काफी हुए हैं इसके बाद। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था 2019 में, उसने इसको और एक्सटेंड कर दिया। ये इफेक्टिव हो गया जनवरी 2020 के अंदर, और अब ये चल रहा है। जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो रिजर्वेशन होता है वो होता कितना है? एससीज के लिए 15% और एसटीज के लिए 7.5%। ये इनिशियल फिगर्स थे। लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई जिसका नाम दिया गया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। आपने सही समझा, ये वही मंडल थे जिन्होंने रिपोर्ट दी 1980 में, और जिसकी बेसिस पे मंडल कमीशन लागू हुआ 1992 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट के दौरान। तो इन्होंने एक साल तक स्टडी किया ओबीसीज को, जो कि अब तक रिजर्वेशन में नहीं आ रही थी। एक साल की स्टडी के बाद इन्होंने ये देखा कि सिर्फ एससी और एसटी ही नहीं, ओबीसीज में भी बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जिनको जरूरत है आगे बढ़ाए जाने की। तो इन्होंने प्रपोज किया कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया जाए, 15%, 7.5% और 27% अब ओबीसीज का। तो 1980 से लेके 1990 तक इस रिपोर्ट पे कुछ नहीं किया गया। 1990 में वीपी सिंह ने डिसाइड किया कि हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। मंडल कमीशन जब इंप्लीमेंट होने लगा तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, कई लोगों की जानें भी गई, और 1992 में एक बहुत ही अहम केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विच इज नोन एज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर रिजर्वेशन को इंटरप्रेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी रिजर्वेशन को अपहेल्ड कर दिया गया, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया, और यह भी बताया गया कि टोटल मिलाकर सारे रिजर्वेशंस का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बहस चल रही है। 2019 में उसके बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी इसमें जोड़ दिया। तो 27% ओबीसी प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, दैट 37%, प्लस 15% एससीज, दैट इज 52%, एंड 7.5% ऑफ एसटीज, दैट इज 59% के आसपास शायद। तो 50% से ये आगे निकल गया। लेकिन जैसे कि आप कुछ चीज खरीदते हैं तो एक स्टार लगा होता है, लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अगर होते हैं तो हम 50% की ये जो हमने लिमिट लगाई है इसके आगे हम जा सकते हैं, और उसी के अंडर ये अब यहां पे खड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस आया 2024 में, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वो बोला जो अभी जंतर मंतर पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बात उसमें भी उठाई जा रही है। इन्होंने ये बोला कि आपने एससी एसटी को रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन कुछ कम्युनिटीज हैं जो ये सारा रिजर्वेशन जो है वो हड़प कर जाती है। तो जो एक्चुअल में गरीब हैं, जो एक्चुअल में बैकवर्ड हैं, जो एक्चुअल में इंटीग्रेटेड नहीं है, उन तक रिजर्वेशन पहुंचता ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एससी एसटी के अंदर सब क्लासिफाई करना चाहिए, उन सब कास्ट के अंदर जो एससी के अंदर आते हैं उसके अंदर भी डिवाइड करना चाहिए कि किनको कितना मिलेगा। ये हुआ 2024 में। अब 2026 करंट ईयर, सुप्रीम कोर्ट सेज creamy layer principle does not automatically apply on SC/ST reservation। अब आप सोचिए रिजर्वेशन क्यों दिया गया? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, नॉट इंटीग्रेटेड, एजुकेशनली बैकवर्ड, इन लोगों को दिया गया। ओबीसी भी वही है, SC/ST भी वही है। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है,
SC ST में क्यों नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि SC ST कास्ट से ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो ज्यादा पैसे कमाता है? मैं पर्सनली एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो खुद IAS ऑफिसर है, उसकी वाइफ IAS ऑफिसर है, उसका बेटा भी IAS ऑफिसर है, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन अगर किसी एक आदमी को मिल गया, उसे सरकारी नौकरी मिल गई, उसने 30 साल वो नौकरी करी, उसके बाद लगातार तनख्वाह आ रही थी, उसको वो पढ़ा था इसलिए उसको नौकरी मिली, तो क्या वो अपने आप को इतना सक्षम नहीं बना पाया इन 30 साल में कि वो अपने बेटे को पढ़ा सके और नौकरी दिलवा सके विदाउट रिजर्वेशन? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सोचिएगा इसके बारे में। और आजकल हो भी यही रहा है। कुछ फैमिलीज हैं, सब के सब नौकरी पा जाते हैं रिजर्वेशन के अंडर, और बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो चल रहा है, उसकी जो मेन डिमांड्स हैं वो है क्या? अरे वो बहुत वैलिड डिमांड्स हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो होता है उसको आप रिव्यू कीजिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इसमें ऐड कीजिए, क्रीमी लेयर के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, और SC ST की पॉलिसी भी चेंज होनी चाहिए। इकोनॉमिक क्राइटेरिया किस लिए? किसी सवर्ण जाति का आदमी भी गरीब हो सकता है और किसी लोअर कास्ट का आदमी भी अमीर हो सकता है। तो डिसाइड सिर्फ इस पे होना चाहिए कि क्या एक आदमी इस काबिल है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, अगर वो संपन्न है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, रिजर्वेशन के फेवर में तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों क्यों किया गया। अब रिजर्वेशन के जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये तो परपेचुएशन में चला जा रहा है। परपेचुएशन मतलब कंटिन्यूटी, खत्म हो गया एक्सटेंड कर दो, खत्म हो गया एक्सटेंड कर दो। तो ये खत्म कब होगा? ये परमानेंट क्यों बन गया है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इंटर जनरेशनल बेनिफिशियरी सेम ही फैमिली को मिल रहे हैं, दादा को भी मिला, बाप को भी मिला, और अब बेटा भी पा रहा है, उससे फायदा तो हो ही नहीं रहा ना किसी का। आप कॉन्सेंट्रेट कर दे रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स जो हैं उसको, वो समाज में तो फैल नहीं रहा। उसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्रीमी लेयर, सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज जो पीपल हैं उन्हीं को आप जनरल कैटेगरी में डाल देंगे और उनको बोलेंगे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली एक केस आया था नीट के एग्जाम में, somebody got admitted by on the score of -40। आपकी तबीयत खराब होगी, आप बीमार पड़ेंगे, आप क्या चाहेंगे? आपको डॉक्टर जो है वो दवाई जो दे रहा है वो अपने क्लास का टॉपर हो, या वो जो रिजर्वेशन के बेस पे -40 लाके डॉक्टर बनाए? पूछेगा अपने आप से ये, तब आपको पता लगेगा कि आप रिजर्वेशन के फेवर में हैं कि अगेंस्ट है। दूसरा, कास्ट वर्सेस इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अब ये जो आता है मुद्दा, ये EWS आने के बाद ज्यादा शुरू किया गया। कुछ कास्ट आइडेंटिफाई हुई थी जिनके साथ गलत हुआ था हिस्टोरिकली, और उनको रिजर्वेशन बनता था, लेकिन उसी कैटेगरी में और भी कास्ट आ गई, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड आदमी था, जिसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो गरीब था, उसको इसका कोई फायदा नहीं मिला। क्या उसे मिलना चाहिए, क्या उसे नहीं मिलना चाहिए, ये एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज नॉट वेदर रिजर्वेशन इज राइट और रिजर्वेशन इज रॉन्ग, but where we are standing as a nation today and we are working towards a developed India till 2047, ऐसा तो नहीं बन पाएंगे। We have to stand back and acknowledge there were some problems that were left behind। कुछ कमियां रह गई हैं, इसको री-एग्जामिन करना चाहिए, इसके बारे में दोबारा से डिबेट होनी चाहिए, इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए आज के हिसाब से, 100 साल पहले के हिसाब से नहीं। कमेंट कीजिएगा इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं। रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जरूर बताइएगा मुझे। मैं नितिन यादव, वर्सटाइल वर्डिक्ट। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे। और एक और रिक्वेस्ट, मैं ये देख रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने शायद नोटिफिकेशन क्लिक नहीं की है, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।